जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सिंह। आप सबको आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये 16th वीडियो है भारतीय संविधान के से संबंधित। ये संसद 3 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसमें तकरीबन 110 प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों को मैं कर पाऊंगा और इससे पहले जितने भी वीडियो संविधान से आ चुके हैं 15 वीडियो, यदि नहीं देखे हैं उसे जाकर देखें और यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न कथन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्या यह सही है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? कारण, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर चुनना है। ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है या सही व्याख्या नहीं करता है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रकार फर्स्ट का आंसर मेरा होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 68 इसलिए दिया हुआ है और कारण है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ये भी सही है और इसके चलते उसकी व्याख्या भी कर रही है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? 4 ऑप्शन दी हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कम से कम 2 बार। कम से कम कितनी बार? तो कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार प्रत्येक संसद सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। कम से कम 2 बार होना चाहिए साल भर में, लेकिन उसके बीच में 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है बैठक, लेकिन कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। कहा कि 2 बैठकों के बीच 6 माह के से अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। अभी जस्ट हमने बताया अधिकाधिक कितना अंतराल होना चाहिए, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे? नहीं, ऑप्शन नंबर बी कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। 250 से अधिक सदस्य, 12 नव नाम निर्देशित और 238 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि। ठीक है, लोकसभा में 552 से अनधिक सदस्य और 530 से अनधिक राज्य के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स 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 के स्थान पर मुझे डालना है कि कौन सा आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, एक्स के स्थान पर उसको इसमें भरना है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन क्या है। वे जो संसद के सदस्य नहीं है, जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना होगा, एक्स के स्थान पर। इसको फिर से पढ़िए। 552 से अधिक सदस्य एवं 530 अन्य राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित किए जाते हैं एंग्लो इंडियन के लिए, तथा और क्या बच गया,
530 और 2 30 और 2 32, बाकी 552 पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें तो पूरा हो गया, 250 और 12 निर्देशित करते हैं और 238, 250 हो गया। लेकिन इसमें और कितना बच रहा है? 32 हुआ, 32 में और कितना ऐड करेंगे तो वो कहाँ से आते हैं? तो 32 में 552 पूरा पूरा करने के लिए 32 में 20 20 हम कहाँ से लाएंगे? संघ राज्य क्षेत्रों से लाएंगे। तो ये पढ़ दिया, बी नंबर में है 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, सी मेरा सही आंसर होगा। 20 सदस्य राज्य क्षेत्र से संघ राज्य क्षेत्र से अनधिक प्रतिनिधि होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझने की बात थी उसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जल्दी से आप लोग बताइए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत अभिभाषण देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बी में संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सही है? सही उत्तर क्या है? तो दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सदन का सदस्य नहीं होता, ये नहीं कि संसद का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद बनता ही है राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा से। सेकंड ऑप्शन कह रहा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनता है, तो ए भी सही है, बी 2 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति क्या संसद का हिस्सा नहीं होता है? बिल्कुल गलत है, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो ई में से, तो ऑप्शन नंबर ई में है एक या एक से अधिक, तो क्या है? राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद किससे बनती है? तो भारतीय संसद लोकसभा और प्रधानमंत्री से बनती है। केवल लोकसभा से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से बनती है। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से बनती है भारतीय संसद। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो भारत में संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो कौन सा उत्तर सही है? तो भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों को मिलकर बनती है। तो 1 2 3 तीनों मिलाकर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? फिर वही प्रश्न, भारतीय संसद में कौन शामिल है? डायरेक्ट आंसर बताइए। तो राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो फिर वही प्रश्न है, भारतीय संसद किन किन से बनता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों को मिलाकर के भारतीय संसद बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो फिर वही प्रश्न रिपीट है। इससे देख सकते हैं कि कितना बार ये प्रश्न पूछ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में भारतीय संसद के घटक हैं, तरह तरह से पूछने का तरीका है, तो वही है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, तीनों मिलकर भारतीय संसद बनते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर
जो जल्दी जो बार बार पूछ रहा हूँ उससे मैं जल्दी पार करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? संसद का भाग नहीं है तो कौन नहीं है? ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में लोकसभा और राज्यसभा। संसद तीन चीजों से बनती है, एक तो राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी संसद का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 50 नंबर में संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के अधिकारियों में चार को दिया हुआ ऑप्शन। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का और अध्यक्ष राज्यसभा का। तो ऊपर में से चारों जो है संसद के, सभी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सभी चारों संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। देखिए ये इस जो दिया हुआ है संसद के बारे में, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के 3 अंग होंगे, संसद के 3 अंग होंगे, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? 16 प्रश्न में है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है जब यह बिना सदन की सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो उनकी सदस्यता कितने दिनों तक बिना सूचना दिए हुए वह संसद सदन से गायब रहते हैं या अनुपस्थित रहते हैं? तो चार ऑप्शन दिए हुए, मैं इस पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए 60, बी 90, सी 120 और डी 150। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, 60 दिनों तक। 60 दिनों तक बिना सूचित किए हुए यदि आप सदन से बाहर रहते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे तो वह विधानसभा में हो या संसद में हो। तो अनुच्छेद 110 के 4 के अनुसार संसद में, अनुच्छेद 190 के अनुसार राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों की अवधि तक बिना आज्ञा की अधिवेशन में अनुपस्थित नहीं रहते हैं 60 दिनों के लिए, तो उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाएगा? सांसद को, तो ऑप्शन नंबर बी 60 दिनों को, बिना अनुमति के 60 दिनों से वो अनुपस्थित होंगे तो उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। वो कौन सी सदन से ऐसे सदस्य थे, उनका सदस्यता रद्द की गई है पहले, वो कौन सी सदन से वैसे थे? क्या वो राज्यसभा के थे या लोकसभा से थे, पंजाब विधानसभा से थे या राजस्थान की विधानसभा से थे? तो ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा से थे। वो राज्यसभा से ऐसे व्यक्ति थे, उनका नाम था, वो राज्यसभा का सांसद थे वरजिंदर सिंह हमदर्द। वो ऐसे कौन व्यक्ति थे? तो वरजिंदर सिंह हमदर्द नामक व्यक्ति थे, जो निर्दलीय, पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा के सांसद थे, हरविंदर सिंह हमदर्द। वरजिंदर सिंह हमदर्द 2000 में, दिसंबर 2000 में वो सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति बने जो सदन से 60 दिनों तक 60 दिनों के बैठकों में अनुपस्थित रहे बिना सदन की अनुमति से। तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वो पहले व्यक्ति बने थे, बरजिंदर सिंह हमदर्द। वो पंजाब से क्या थे? निर्दलीय राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारित करता है? तो क्या बोल रहा है? संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति को निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद है? तो चार ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन नंबर बी 105, अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि कथन दिए हुए हैं, संसद
निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। और 2 उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। 3 शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली-भांति परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है ये मुझे बताना है। तो कह रहा संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट दी गई है संसद को। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, कथन ए सही है। और कथन 2 में क्या है, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है, कथन 2 भी सही है। और कथन 3 में शब्द लाभ का पद भारत में के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, कथन 3 गलत है। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा, वो कौन सही है, तो केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, मेरा आंसर ये होगा। ठीक है, और इस अधिनियम को संसद अधिनियम निर्हरता निवारण अधिनियम को 5 बार संशोधित किया गया है, कुल 5 बार। कब कब 1993 में, 1999 में, 2000 में, 2006 में तथा 2013 में संशोधित किया गया है। ठीक है, लाभ का पद के आधार पर निर्हरता के दायरे से बाहर किया गया है। और भारतीय संविधान में लाभ के पद शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में क्या पूछा गया है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। किसी मंत्री के विरुद्ध सरकार में विश्वास खो देता है, विशेषाधिकार पद उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, या किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, या मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तो उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 में क्या है, तो 2 में है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो सामूहिक विशेषाधिकार कौन नहीं है, तो 4 ऑप्शन है। चर्चा व प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, और साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, और डी में अपरिचितों को संसद से बाहर रखने की विशेषाधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, साक्षी के रूप में उपस्थिति में से स्वतंत्रता। ये है जो संसद का एकाधिकार है, मतलब खुद पर वो विचार कर सकते हैं, लेकिन विशेषाधिकार ये नहीं है, सामूहिक रूप से विशेषाधिकार संसद का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, बाकी तीनों बचा जो सामूहिक रूप से विशेषाधिकार है संसद के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानसभा के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को नहीं, राज्य विधानसभा के निम्न सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, राज्य विधानसभा के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है कि कथनों में से एक सही है, केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, और राज्यसभा में आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को, और सी में किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना है, और डी में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में ये मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो आज के वक्त में यदि ये आंसर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, केवल राज्यसभा में ही होते हैं। लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अनुसार ये गलत है,
और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य, ये बिल्कुल गलत है, नहीं 12 सदस्य राज्यसभा में, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है, ये सही है। संविधानीय वर्जना नहीं है, मनोनीत सदस्य भी मंत्री पद ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है कि संसद संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून कब बनाएगी? राष्ट्रपति की इच्छा पर, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, या किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानसभा से पूछकर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और संसद अनुच्छेद 249 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत कितना, तो राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर ले तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 कथन दिए हुए हैं और इन कथन में से कौन सही है चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, कह रहा संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कब कब बना सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ठीक है। और 2 में संबंधित राज्यों के सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और राष्ट्र हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे हुआ। तो क्या आंसर होगा? तो इसमें से आंसर मेरा देखें, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है क्या? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद, और संघीय संबंधित राज्यों की सहमति से भी बना सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है संघीय संसद, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो भी कानून बना सकती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सभी सही है कथन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो किस पे क्या ऑप्शन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अनुच्छेद 253 के तहत संसद कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने को निर्देश न दे। दूसरा कथन है राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है आपको चुनकर बताना है। फिर से एक बार इसको पढ़िए कि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, ये गलत बात है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है। कब नहीं कर सकती है? तो जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे तब नहीं कर सकती, ये गलत है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तब ये नहीं कर सकती है। और तब यह कर सकती है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। हित में ऐसा है तो ये नहीं कर सकती है। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 2 और 4 सही सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। किससे? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्य की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए, तो ऐसे प्रश्न, ऐसे चीजों में संसद को कोई मतलब नहीं है कि हम राज्य से पूछें या बहुत से राज्यों से पूछ लें, ऐसा कोई मतलब नहीं। सीधा बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर कानून बना सकती है और उसे लागू करवा सकती है पूरे भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 20, संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकती है? संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों में के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या क्षेत्रीय परिषद? तो ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, संसद। ऑप्शन नंबर बी संसद सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट विधायी शक्तियां के बारे में प्रावधान करता है। अवशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 248 के तहत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत संसद किसी विषय पर अपना कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा पारित कर देती है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, तो उसे मैं पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन में क्या है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का, क्या ऐसा सही है? बिल्कुल गलत है। विधानसभाएं सभी सदस्यों का चयन नहीं करती है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकते हैं। यहाँ तक तो ये सही था, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य ही लड़ सकते हैं ऐसा नहीं, कहीं कोई भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए जो कंडीशन फॉलो करता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखें, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्रिपरिषद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। ये गलत है, ऐसा कोई बात नहीं, निषेध मंत्री बन सकता है, ये भी गलत है और एक भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिस समय ये पूछा गया था उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, परंतु आज के सिनेरियो में देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये भी गलत आंसर होगा, क्योंकि आज ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले ऐसा प्रावधान था, 6 अप्रैल 2003 से पहले ऐसा प्रावधान था कि जब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य की निवासी हो। इससे पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां का वह प्रत्याशी बन रहे हैं। ऐसा 2003 से पहले था, तो इस अनुसार ये सही आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है। लेकिन ये प्रश्न आज के समय में आए तो ये प्रश्न, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में क्या है? निम्नलिखित क्रियाविधि में से कौन सी ऐसा धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है? क्वेश्चन फिर से पढ़ें। करा निम्न क्रियाविधि में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा से पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा चुका हो? ऑप्शन ए, यह राष्ट्रपति हो जाएगा। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। बात है धन विधेयक की, तो धन विधेयक में ऐसा है नहीं दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुलाया जाएगा, ये तो पूरे रॉन्ग है। ठीक है, और यह पारित समझा जाए यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधित को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख चुके हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, यह पारित समझा जाएगा कि यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधित को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 33 की ओर। 33 की ओर, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने देने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। कोई भी सदस्य यदि बोल रहा है तो उसे रोक करके बैठा सकते हैं कि आप बैठिए,
आप मत बोलिए, आपका समाप्त हो गया समय और अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है, यह अधिकार अध्यक्ष के पास होती है। तो इस अधिकार को क्या कहते हैं? इस अधिकार को बैठ जाना अधिकार कहते हैं। एल्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अध्यक्ष को इस तरह का कुछ शक्तियां दी हुई रहती है। एक मर्यादा होता है, मर्यादा। मर्यादा क्या होता है? विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना मर्यादा कहलाती है। पक्ष त्यागना ऑप्शन नंबर बी में है, पक्ष त्यागना। तो पक्ष त्यागना मतलब क्या होता है? संसद के किसी सदस्य द्वारा, ठीक है, संसद के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुन कर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल हो होना ही पक्ष त्यागना कहलाता है। एक दल से चुन कर आया और दूसरे दल में शामिल हो जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? पक्ष त्यागना। अंतर प्रदन, सी नंबर में अंतर प्रदन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसद प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी अध्यक्ष सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। इस प्रक्रिया को ही बैठ जाना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की ओर। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 में है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी हो सकती है अधिक से अधिक? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि 1 घंटे की होती है। कितना? 1 घंटे की होती है। और शून्यकाल कब से कब तक रहता है? अच्छा, ये अगला प्रश्न आपका है, शून्यकाल कब से कब होता है? जिसे जीरो आवर भी कहा जाता है शून्यकाल को, ठीक है, 1 घंटा के लिए होता है। और शून्यकाल प्रश्नकाल के जस्ट बाद का समय होता है जो शून्यकाल होता है लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 में कहा जा रहा है कि संसद में शून्यकाल का समय है। तो संसद में शून्यकाल का समय कितना है? 9 बजे से 10 बजे, 10 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 12 बजे, या 12 बजे से 1 बजे। शून्यकाल का समय कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी 12 बजे से 1 बजे। भारतीय संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, गलत है। निलंबित प्रस्ताव, गलत है। और स्थगन काल, गलत है। प्रश्न उत्तर सत्र को ही शून्य काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 38 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। क्या ये सही है? नहीं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत है। कौन सा सही है सो हमसे पूछा जा रहा है। तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 में कहा जा रहा है धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह पुनः स्थापित मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 42 में अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा में स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिन? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक रख सकती है।
तो 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। ऑप्शन क्या कह रहा है? देख लीजिए, वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने दिन तक रोक सकती है। तो वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? वो धन विधेयक है, ये वित्त विधेयक है। तो ऑप्शन नंबर डी कि धन विधेयक भी एक वित्त विधेयक है, तो उसको 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने से के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर वापस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 45। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से, सी में सदनों को 2/3 बहुमत से, डी में सदन के पूर्ण बहुमत से। यदि संयुक्त बैठक हो रहा हो तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही हो, उसमें कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? यदि इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यदि संयुक्त बैठक के लिए अधिसूचना जारी कर दी है राष्ट्रपति, यदि लोकसभा विघटित भी हो जाता है तो भी संयुक्त सत्र यथा समय ही आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। जब संयुक्त अधिवेशन जिस समय रखा गया था उसी समय आहूत की जाएगी। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत है, ठीक है, और धन विधेयक 110 के तहत। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 47 की ओर। निम्नलिखित से कौन सा सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और अनुच्छेद 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, अनुच्छेद 110 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 की ओर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ऑप्शन नंबर अध्यक्षता कर रहा है ए होगा, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारतीय संसद के संयुक्त बैठक के दोनों सदनों की अध्यक्षता 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51। कौन संसद संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष अधिकृत है। देखिए कितने बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। बिल्कुल सही है, 1961 में। क्या ये सही है? लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में की गई थी। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है और वो भी सही है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कथन भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक कौन बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए किया गया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा कथन होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत ही बुलाई जाती है, ठीक है, और जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और पहली बैठक संयुक्त अधिवेशन में अभी तक 3 बार बैठक हो चुकी है। उसमें से पहली बैठक दहेज निरोध विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई को 1961 में आयोजित की गई थी। पहली बैठक, यह प्रथम संयुक्त बैठक थी। द्वितीय बैठक बैंक सेवा आयोग के लिए किया गया था। पहला किसके लिए? दहेज निरोध विधेयक के लिए,
पहली बैठक की गई थी। दूसरी बैठक बैंक सेवा आयोग के बिल को पारित करने के लिए 1977 में बैठक की गई थी और 1978 में इसको पारित किया गया था। और तृतीय बैठक 26 मार्च 2002 को की गई थी। आतंकवाद निरोध विधेयक तीसरा बैठक की गई थी 2002 में पोटा के लिए। आतंकवाद निरोध विधेयक के लिए बैठक की गई थी तृतीय बैठक। तो यह 3 बैठक हो चुके हैं। संयुक्त अधिवेशन अभी तक के 3 बैठक हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। इसमें भी दोनों सदनों के संयुक्त आयोजित होता है। तो देखिए क्या-क्या कथन दिए हुए हैं और अपना उत्तर चुनना है आपको इसमें से। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, क्या ये सही है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? उहुँ। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने हैं और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। एक ऐसा विधेयक जिसमें दोनों सदनों का मतभेद हो। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 54 की ओर चलते हैं। 54 में कहा जा रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। कौन से चीज पर प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीय विधेयक के संबंध में या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। तो प्रथम बैठक हुआ था भारतीय संसद में दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में की गई थी प्रथम बैठक। ठीक है, 3 बैठक अभी तक हो चुकी है। उसमें से पहला बैठक 1961 में की गई थी दहेज उन्मूलन के संबंध में। दूसरी बैठक 1970 में की गई थी बैंक विनियोग, बैंक सेवा के लिए, बैंक सेवा के लिए की गई थी दूसरी बैठक आयोग के लिए। और तीसरी बैठक आतंकवाद निरोध यानी कि पोटा के लिए की गई थी तीसरी बैठक। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? तो धन विधेयक के लिए तो कभी भी बैठक नहीं होती है संयुक्त बैठक। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही गलती हो गया। ठीक है? और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। तो बचा एक, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इसलिए केवल एक सही है, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 में कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक होगी तो वो भारतीय संसद के संविधान साधारण विधेयक के लिए होगी, न कि वित्त विधेयक के लिए, हाँ, संविधान संशोधन विधेयक के लिए, ना ही भारतीय उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। कब? तो भारतीय संसद के साधारण विधेयक के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। कोई कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो कोई कानून विधेयक संसद के किसी भी पटल पर रख सकता है, दोनों में से कोई भी पटल पर रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 वासन पर व्यापगत हो जाती है, यानी लैप्स कर जाती है। क्या यह कथन सही है? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। क्या ये सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर होगा, जबकि ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 वासन पर व्यापगत हो जाती है, यानी लैप्स हो जाती है। गलत बात है, लैप्स नहीं होती है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। ये सही आंसर है, व्यापगत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 59 की ओर। 59 कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर तो गलत हो गया, यहाँ पर हम गलत कर देंगे इसको, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उस सदन का सदस्य तो नहीं होते हैं, परंतु उपसभापति उस सदन का सदस्य होते हैं। उसी सदन का सदस्य होनी चाहिए उपसभापति। और कथन 2, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है, नहीं होता है, होता
उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार केवल केवल इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है। बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। साथ ही अनुच्छेद 89 के 2 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 की ओर। भारत के संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो सीधा बात है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये नहीं होगा, भारत के वित्त मंत्री ये भी नहीं होगा, और वो अधिकृत मंत्री ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा 60 का। संचित निधि पर धन निर्गमन का नियंत्रण किसका होता है? इनमें से कोई नहीं होगा। तो संचित निधि किसमें है? अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। संचित निधि एक आकस्मिक निधि है, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है। ठीक है, अनुमति किससे लेनी होगी? तो संसद से लेनी होगी। जब तक संसद की अनुमति प्राप्त ना कर ली जाए तब तक संचित निधि से धन निर्गत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही अनुमति प्रदान की जाती है। तो विनियोग अधिनियम कब है? अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के तहत विनियोग अधिनियम अनुच्छेद 114 के तहत के अंदर में आता है। उसके बाद ही संसद इसमें विनियोग अधिनियम पारित करके संसद इसमें निर्णय ले सकता है, और तब जाकर संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। तो किसका अधिकार है? संसद को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व में जमा होता है। कहाँ होता है? आकस्मिक निधि में, लोक लेखा समिति में, भारत की संचित निधि में, निक्षेप और अग्रिम निधि में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, भारत की संचित निधि में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि में जमा होता है। कर और सरकारी कामकाजों से निर्वाह हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार के संचित निधि में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि से यदि निधि निकालना है तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति का, वित्त मंत्री का, संसद का और प्रधानमंत्री का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, भारत की संसद का अनुमति प्रदान करनी होगी। भारतीय संसद का अनुमति प्रदान करनी होगी, और भारतीय संसद विनियोग विधेयक पारित करके अनुमति देगी। अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक के बारे में दिया गया है, तब आप धन निकाल सकते हैं संचित निधि से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिए जाने वाले अनिवार्य व्यय भार नहीं है? अनिवार्य व्यय भार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं। बी में भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। कौन संचित निधि से नहीं लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संचित निधि से नहीं लिया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन संचित निधि से नहीं लिया जाता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत के संचित निधि में भारत के व्ययों का विवरण दिया हुआ है। तो किसका किसका विवरण, मतलब संचित निधि से किसका किसका व्यय होगा? तो राष्ट्रपति के भत्ते, ठीक है, और उपलब्धियां जो भी होगा वो सब संचित निधि से निकाला जाएगा। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो भी वेतन एवं भत्ते होगा वो संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा ऋण जिसमें भारत सरकार का दायित्व हो वो भी कहाँ से? संचित निधि से दिया जाएगा। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते एवं पेंशन संचित निधि से, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन संचित निधि से, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भी दिया जाएगा संचित निधि से। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के से संबंधित नियंत्रण महालेखा परीक्षक के को भी वेतन भत्ते एवं पेंशन दिया जाएगा संचित निधि से। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरणों के निर्णय के पुष्टि हेतु भी अपेक्षित राशियां कहाँ से आएगा? संचित निधि से। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त होता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इसलिए उपराष्ट्रपति का को वेतन व भत्ते इससे नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64।
64 में निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? बस अभी हमने बताया। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित है। भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता ही नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए उनको वेतन मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो राज्यसभा के सभापति का वेतन संचित निधि में है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62, 65 की ओर। 65 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की वेतन भत्ते सही है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते सही है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये गलत है, संचित निधि पर नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संचित निधि पर है, संघ लोक सेवा आयोग के। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 में है कि संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। क्या राजस्व विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? सेकंड में क्या है? सेकंड में है कि तो ऐसा तो होगा नहीं, राजस्व विभाग ये बजट तैयार करने के लिए अधिकृत है, ऐसा नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? वित्त मंत्रालय को दी गई है। ठीक है। भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही है। संसद के अथॉरिटी के बिना आप नहीं निकाल सकते, ये सही है। और लोकसभा लोक लेखा से किए जाने वाले संवितरणों के लिए भी भारत के संसद प्राधिकरण की आवश्यकता होती है लोक लेखा के लिए, ये गलत है। संसद की नहीं, लोकसभा अध्यक्ष की होती है, ये गलत है। तो एक गलत है और तीन गलत है। कौन हमसे पूछ रहा है कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल दो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67, आकस्मिकता आकस्मिक निधि का राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो आकस्मिक निधि कितना में? अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि। ठीक है। एक में निधि के बारे में दिया गया है और इसमें राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही इसमें खर्च कर सकते हैं। इसे संसदीय स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है राष्ट्रपति को आकस्मिक निधि में खर्च करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक में विशेष शक्ति दी गई है लोकसभा को 109 के तहत, लेकिन पारित धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 के तहत। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 111 में विधेयकों का अनुमति मिलता है। अनुच्छेद 111 में धन विधेयक को अनुमति दिया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 112 में विनियोग विधेयक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 में है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? तो धन विधेयक के अनुच्छेद 110 के तहत। ऑप्शन नंबर बी 69 का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत सरकार को उधार लेने का नियम, भारत के समेकित निधि की निगरानी या किसी राज्य के खाते की लेखा परीक्षक, उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। किसी भी विधेयक को वित्त विधेयक माना जाएगा कब? जब भारत सरकार के उधार लेने का नियमन हो, भारत के समेकित निधि का निगरानी करती हो, असवार खातों का लेखा परीक्षक हो। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सेम क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 अगली प्रश्न है। ये क्या दिया हुआ है? कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से क्या सही नहीं है? प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, ये भी सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, सही तो है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक कहता तो गलती होता। ठीक है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, तो ये गलत होगा। लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, ये नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है, ये गलत है।
हाँ ठीक है, ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। सही बात है, केवल लोकसभा ही प्रस्तावित किया जाता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, तो ये भी सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के क्या ये भी सही है? गलत है। वित्त विधेयक पर और क्या बोल रहा है, तो वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, पूर्व ही गलत है। और राज्यसभा राज्यसभा ये सही है, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। कौन सही नहीं है इसको पूछ रहा है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक रख सकती है, गलत है। राज्यसभा को जरूरत नहीं कि 14 दिन तक रखती, वो अनिश्चित काल तक रख सकती है रोक वित्त विधेयक पर। और गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 6 भी देखिए, 5 तो 5 में क्या है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर 6 में कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक को हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है। वित्त विधेयक को हस्ताक्षर बिल्कुल कर सकता है, धन विधेयक को हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसको इनकार कर सकता है। राज्यसभा के वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये भी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये सही है। और गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो ये भी सही है। हमसे पूछा था में से सही क्या नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, 5 और 6 सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 72 72 क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, तो इसमें है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा प्रश्न दिखे। निम्नलिखित कथनों में से एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। एक सदन में लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकार है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही है। लोकसभा द्वारा पारित कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही नहीं है। मेरा फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही नहीं है, बाकी और सही है। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। लेकिन हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना, विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, ये सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती है, ये भी सही है। ये और ये सब सही है। लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है, तो निर्णय के लिए अंतिम प्राधिकार में कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर सही आंसर होगा। इस प्रकार मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, ये यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है यह धन विधेयक। ऑप्शन नंबर 73 में सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 74 की ओर। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तुत करने में वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, तो क्या ये कथन सही है? 76 में कह रहा है, तो ये सही नहीं है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। कौन सा कथन सही है? तो ये सही नहीं है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत लोकसभा में करेंगे, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ये भी गलत है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वित्त विधेयक के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो वित्त विधेयक सदन में लोकसभा में पेश किया जाता है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। 78 में कहा, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक को। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो कौन सही नहीं है? तो सही है भाई, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये सही है।
धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होगा, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये भी सही है। लेकिन आंसर कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है। शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है, राज्यसभा में भेजा जाता है लेकिन शुरुआत नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो कर से संबंधित उपबंध धन विधेयक के संबंध में है। 80 नंबर क्वेश्चन में कौन नहीं है, तो उधार लेने से संबंधित और संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षण से संबंधित या जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ये सही नहीं होगा, धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 में कह रहा है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर अंतर्लंबित है और अनुच्छेद 110 में विनिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा। केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, क्या ये सही है? उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कह रहा कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लंबित है, अनुच्छेद 110 में विनिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 110 का जो भी है, धन विधेयक का कोई भी विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा के प्रथम बार पारित कर दिया हो और विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त कह रहा है, यदि राज्य विधेयक को विधानसभा एक बार पारित कर दिया हो तो कितने माह तक, 3 माह तक अपने पास रख सकता है विधान परिषद। अनुच्छेद 97 के तहत, 197 के तहत धन विधेयक को विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां पर निवर्धन का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर कौन सही होगा? 3 माह से अधिक नहीं रह सकता है, 3 माह से अधिक। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? प्रश्न नंबर 83 में कह रहा है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही बात सही है नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्तियां प्राप्त है, और सी में संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने का शक्ति प्राप्त नहीं है, और डी में संसद के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो कौन बात सही नहीं है? तो कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है कि संसद के समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है संसद को, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है। बाकी सब सही है कि बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, संसद का कोई हाथ नहीं होता है बजट के निर्माण में। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, उनको तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना ही होगा। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही है, लेकिन बी सही नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 84 की ओर। 84 में कहा जा रहा है, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, 5 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने की काम आती है? तो 84 में ये करा संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, ठीक है। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, यह संसदीय नियंत्रण रखने का काम आती है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ये भी सही है। अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान प्रावधान है, ये भी सही है। संसदीय बजट कार्य द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन अथवा कम से कम मध्यवार्षिक पुनर्वलोकन, ये गलत है। और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन कौन सही होगा? 1, 2, 3 और 5 सही है।
कौन सा उत्तर सही होगा? 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने की उत्तरदायी है? कौन है? 85 क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? कौन ऐसा है? राजस्व विभाग है, आर्थिक कार्य विभाग है, वित्तीय सेवाएं विभाग है या व्यय विभाग है? कौन ऐसा करता है कि बजट को पारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, आर्थिक कार्य विभाग बजट को पारित करने के लिए उत्तरदायी होता है। आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 86 की ओर। 86 में कहा जा रहा है, यदि भारतीय संविधान के बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा? बजट में संशोधन कर या दोबारा पेश किया जाएगा? नहीं। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाएगा? गलत। संघीय वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा? गलत। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 87 की ओर। 87 में कहा जा रहा है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। कथन में एक है, गैर सरकार विधेयक ऐसा विधेयक है जो सरकारी विधेयक जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। 2 में, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर कथन एक भी गलत है और कथन दो भी गलत है। दोनों गलत है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 88 की ओर। 88 में कहने निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? कौन से कर द्वारा देय पूर्ण करों को सीमित कर दिया गया है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्त कर को सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 87 की ओर। 89 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब? आर्थिक सर्वेक्षण आगामी बजट के वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, क्या ये सही होगा? या आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात आर्थिक बजट प्रस्तुत की जाती है? सी में वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात और डी में उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ही प्रतिवर्ष आर्थिक बजट पेश किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न की ओर चलते हैं। 90 की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लेखा अनुदान सब संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखा अनुदान कौन सी अनुमति प्रदान करता है संघ सरकार को? सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए या निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए? तो लेखानुदान क्या प्रस्तुत करता है? तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर थोड़ा छोटा कर लिया जाए। प्रश्न नंबर 90 में कहा जा रहा है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। संसद में लेखा के लिए वोट किसका आवश्यक होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। बी में बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सी में जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब लेखा के लिए वोट की आवश्यकता होती है, लेखानुदान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर होता है। प्रश्न नंबर 92 की ओर। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। और लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है? तो ले ऑप्शन नंबर 2 केवल सही आंसर होगा। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 बी सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 की ओर। 93 में कह रहा है, व्यय का अनुमान
व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के संबंध में समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान किस रूप में रखा जाता है भारतीय संसद के? तदर्थ निधि के रूप में, अतिरिक्त अनुदान के रूप में, अनुपूरक अनुदान के रूप में, अनुदान का अनुरोध के रूप में। तो व्यय को किस प्रकार रखा जाता है? अनुदान के अनुरोध के रूप में। व्यय का अनुमान अनुदान के अनुरोध के रूप में रखा जाता है भारतीय संसद के पटल पर। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है। तो समान वित्तीय विधान में कौन सी चरण सम्मिलित है? तो बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर बजट पर चर्चा, फिर क्या होगा, विनियोग विधेयक को पारित करना, फिर लेखा अनुदान, उसके बाद वित्त विधेयक को पारित करना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। 1 2 3 4 5 सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, थोड़ा हम बहुत पीछे आ गए हैं। प्रश्न नंबर 90 हो चुका था, 92 हो चुका था, ये भी हो चुका है, ये भी हो सका है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 की ओर। लेखानुदान बना है कै की रिपोर्ट पर मतदान देने के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए, बजट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ये लेखानुदान जो है कब पारित होता है? जब बजट पारित लंबित हो। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटित हेतु लेखा अनुदान में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 96 की ओर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने के से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। भारत की राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, तो ऐसा तो नवीन राज्य के विधेयक पर 2 में ऐसा कराधान विधेयक जिसमें राज्य के हित में निहित हो। सी में राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर। और 4 में धन विधेयक पर। तो संसद में विधायन प्रस्ताव के पहल करने से पहले राष्ट्रपति का पूर्व से ही स्वीकृति आवश्यकता होती है। तो क्या क्या चीज पर पूर्व से स्वीकृति आवश्यकता होती है? तो एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर बिल्कुल पहले से ही स्वीकृति प्रदान करना होता है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों के हित निहित हो, इसमें भी पहले से अनुमति लेना पड़ता है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक को भी ये भी पहले से लेना पड़ता है, और धन विधेयक पर भी पहले से लेना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उपरोक्त में सभी पुट सही है। 97 की ओर चलते हैं। 97 में कह रहा है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से किसका है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। किससे? संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी, संघीय बजट में कटौती प्रस्ताव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यदि हम इसमें से कुछ बजटों के बारे में देख लें, तो निंदा प्रस्ताव सरकार के दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। निंदा पुरस्कार प्रस्ताव। और ध्यानकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यान को आकृष्ट करने के लिए ध्यानकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं, तो उसे कटौती प्रस्ताव कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकता है। स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसे स्थगन प्रस्ताव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 98 की ओर। 98 में क्या है? तो भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? मंत्री तो स्थगन प्रस्ताव द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से भी सभी सही होगा। संसद के कृत्यों पर स्थगन प्रस्ताव से भी रखती है, प्रश्नकाल से भी, अनुपूरक प्रश्न से भी रखती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1 2 3 एंड सब सही है। 99 में हम यदि चलें, तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो स्थगन प्रस्ताव अभी हमने बता दिया था। तो इसमें से देखिए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें मेरा सही आंसर होगा। अत्यावश्यक बहस करने के लिए ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 100 की ओर। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? क्या होता है गिलोटीन संसदीय प्रक्रिया में? तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना,
और सदस्यों द्वारा सदन को बहिष्कार करना या सदन को स्थगित कर देना या सदन के को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। तो गिलोटिन होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। विधेयक पर बहस को बंद कर देना ही गिलोटिन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 101 की ओर। 101 में क्या है? कुछ सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, जो सुमेलित नहीं है उसको खोजना है आपको। नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव। नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव क्या होता है? तो आपको इसके बारे में बताना है कौन सही नहीं है। बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिए जाए। घटा तो सकता है बजट को। तो ऑप्शन नंबर एक तो सही है, ये नीति निर्नुमोदक प्रस्ताव क्या सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, ये भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, ये भी सही है। लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित कर देना, ये गलत है। पूर्ण रूप से नहीं, कुछ मांगों के लिए ही पूर्ति करना जब कुछ विलंब हो रहा है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 102 नंबर, पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, 18 वर्ष कानूनी आयु है एक नागरिक को। वयस्क होने के लिए, वोट डालने के लिए पहले क्या 21 वर्ष था, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, 1989 से प्रभावी हुआ है, 1989 से। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 103 में रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, परिवहन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 104, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? राजनीति के संदर्भ में कौन सही है? ए में योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, बिल्कुल नहीं। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति नहीं है, ये गलत है। कौन सही नहीं है, कौन सही है हमसे पूछा है, कौन सही है? तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। बी में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी करते हैं, ये भी सही नहीं है। अध्यादेश तब जारी होता है 123 के तहत, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में होता है, जब राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन ना हो। कम से कम कोई एक सदन चल रहा हो या दोनों सदन चल रहा हो, तभी अध्यादेश जारी हो सकता है। तो ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की आयु, न्यूनतम आयु 40 वर्ष से नहीं, 35 वर्ष से कम न्यूनतम होने की आयु, ये भी गलत है। और राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 105, इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, परीक्षण करें और नीचे दिए कोट को सही उत्तर दें। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है, बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक, और राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा वित्त बिल को रोक सकती है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है, गलत है। और संसद के दोनों सदनों में से कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के दौरान सुलझाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो कौन कौन सही है? 1 और 2 सही है। देख लीजिए 1 और 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 106, 106 में कह रहा है ध्यानकर्षण। अभी ध्यानकर्षण के बारे में मैंने बताया था, सीमित किया है। ध्यानकर्षण सीमित करता है क्या? तो ध्यानकर्षण है जो महत्वपूर्ण शब्दों पर, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यानकर्षण लाया जाता है, तो ध्यानकर्षण सीमित करता है। स्थगन प्रस्ताव को सीमित करता है ध्यानकर्षण। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव को ऑप्शन नंबर सी, ध्यानकर्षण सीमित करता है स्थगन प्रस्ताव को, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली प्रश्न की ओर, तारांकिक प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तो तारांकिक प्रश्नों के संबंध में कौन सही है, ये देख लीजिए। तो तारांकिक प्रश्नों के संबंध में पहले 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, उसे मैं पढ़ता हूँ। तार्किक प्रश्न के संबंध में उत्तर मौखिक दिए जाना चाहिए, बिल्कुल सही है।
त्रांकिक प्रश्न में उत्तर मौखिक देना ही चाहिए, उत्तर लिखित दिए जाना चाहिए। जब मौखिक हो गया तो लिखित कहाँ से होगा, ये गलत है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, त्रांकिक प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये गलत हो गया। उत्तर पर बहस की जा सकती है, नहीं। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, नहीं। तो त्रांकिक प्रश्न में कौन सही है, तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक दिन में एक दिन में त्रांकिक प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है एक दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। पहले या एक दिन में कितना है, तो 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 108 में क्या है, 108 में संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का सृजन किया जाता है। क्या कैबिनेट सचिव की सलाह पर ऐसा करते हैं भारत सरकार के मंत्री, तो ये क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है। कैबिनेट सचिव कहेगा तभी ऐसा होगा, नहीं। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी केवल सही होगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं 109 में। भारतीय संसद का सचिवालय, क्या भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, क्या यह सही है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होते हैं भारतीय संसद का सचिवालय, राष्ट्रपति के अधीन है, और सी में है सरकार के से स्वतंत्र है, और डी में है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, भारतीय संसद के सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 110 की ओर। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, भारतीय संसद की संप्रभुता कहाँ प्रतिबंधित है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो भारतीय संसद की संप्रभुता कहाँ है, तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 111 की ओर। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा गया है था, तो स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था भारतीय संसद का, स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं भारतीय संसद को, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप याद कीजिए पहला बैठक कब हुआ था, 13 मई को हुआ था, तो 13 मई ऑप्शन होगा। 13 मई 2002 को, 13 मई 2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को ही पहली बैठक हुआ था। 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती मनाया गया भारतीय संसद को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 112 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या है। वह कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो, या था लिखा हुआ, जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया, कौन वो नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, विट्ठल भाई पटेल थे। 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे प्रथम बार अध्यक्ष के रूप में। 1925 से 1930 तक रहे थे ये। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, विट्ठल भाई पटेल। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और दूसरों को सम्मान कीजिएगा, एक दूसरे को सम्मान दीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।